तो लोग मुझे यही कहते हैं, अरे हिंद की सितारा, तीसरी बारी मनोज तिवारी, ऐसे करके आता। नमो हैट्रिक की है बारी, हर कार्यकर्ता है मनोज तिवारी, तीसरी बारी। मोदी जी को तब पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया गया था, खाली उनको ऐसा लग रहा था कि मे बी। ये हुआ कैसे कि खाली आप ही रिपीट हुए? लिट्टी चोखा खिलाए थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। भारत विरोधी शक्ति कन्हैया कुमार के साथ लगा हुआ था इस इलेक्शन में। हमारी भी टीम बहुत बड़ी थी जो सोशल मीडिया पे काम करती थी, लेकिन रोज शाम को हताश नजर आती थी। ये जो कन्हैया कुमार को थप्पड़ पड़ाता है, आपने तो नहीं पड़वा दिया था? मैं कहीं इंटरव्यू, आज मैं बोलूंगा, बाद में कई दिन रात की समीक्षा में हमको डांट भी पड़ी। चुनाव में ऐसे बोलते हैं, अरविंद जितने क्लेवर दिखाते हैं उतने है नहीं, तार तार खुलता चला गया। तो आप कह रहे हैं केजरीवाल इस बार दिल्ली में खत्म हो जाएंगे? नहीं, लेकिन आपकी टांग बहुत लोग खींचे। लेकिन हमारी टांग मजबूत थी कि असी ऐसे कह के भी ये बचवा हमार कंपटीशन देता, मैं लेके एडमिशन कंपटीशन देता। जैसे ही मैं प्राइस सुना ना तो मेरा मन खराब हो गया। उनके भाई साहब मैं रोज 1.5 लाख कमा रहा हूँ, आप 1,11,000 में कह रहे 20 दिन काम करना है। हमने भाई साहब चाय पीजिए, जाइए, मुझे बहुत जाना है दूर। फिर मैं फिल्म करना शुरू किया, फिल्म बीच में बंद हो गई। मुझे पैसा लगाना पड़ा। वो झगड़ा हो गया था झगड़ा हो गया। किससे? इसी हीरोइने से। को गोदी में आना था, वो उसको संकोच आए कि हम गोद में कैसे आए, हमको संकोच आए हम गोद में भरें कैसे। यही चक्कर में गिर गई वो कि डार्लिंग अपनी शादी में तुमने क्यों नहीं नाचा ही। और वो पुराना वीडियो देख रही है 15 साल बाद शादी की, और आज लोग डांस कर रहे हैं। बोला तुम क्यों नहीं नाचे थे? 5-6 दिन में 10 फिल्म साइन की। अरे बाप। जो व्यक्ति 2.25 लाख में फिल्म किया था, 30 लाख में एक फिल्म और 10 फिल्म, 3 करोड़ रुपया। 2004 पगला गई हूँ, उनकी लगी तो संसार में हमरा से ज्यादा पैसा लोग कोई आइए नहीं। गाना आया तो पता चला हीरोआ मर गया है। हाथ झूला था और उसी में गाना 5 लाख रुपया दे रहे थे अनुराग कश्यप। मैंने वापस कर दिया। क्यों? मैंने कहा कि तुम गाना गवाते रहना मुझसे। देखिए ये गजब की बात है। तुम लोग गाना गाने के लिए 15 लाख रुपया लोग देने लगे हैं। अब आप सोचो अगर मैं 4 दिन भी गाना गाऊं महीने में 60 लाख, तो हमको क्या जरूरत है किसी कि पुल में कमीशन मिला कि नहीं, जरूरत नहीं। तो हम 30 लाख में, तुम भी कम से कम 15 लाख तो मांगो। अरे नाना हो, प्रोड्यूसर वह भाग जाई। तो उसमें गए, मुलायम सिंह से मिले, बाद में पता चला कि योगी जी के खिलाफ लड़ना है। अब पहुंच गए थे, भागने का भी रास्ता नहीं था। इन दोनों में बेहतर पार्टी कौन है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ भैया इसमें खुद आप मुझे काट दो आप यहीं खड़ा करा के। बट राहुल जी का गलियारों में जो बॉडी लैंग्वेज या बातचीत करने का लहजा है वो जोड़ने वाला नहीं है, बहुत इरिटेटिंग। जैसे मान लीजिए हमने, आप सामने आ गए, हमने कहा नमस्कार, व्हाट इज दिस? ए ललना हिंद के सितारा ऊ त सीएम होई है, ओ करो ऊपर पीएम होई है हो। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल यानी वो प्रयास जिसमें हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखते हैं, क्योंकि जब आप ऊंचाई से किसी चीज़ को देखते हैं तो बहुत वृहद चीज़ें नज़र आती हैं और बहुत अलग एंगल से चीज़ें नज़र आती हैं। और आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे पॉलिटिक्स की भी बात होगी, ज़िंदगी की भी बात होगी, उनके स्ट्रगल की भी बात होगी, और बहुत कुछ टॉप एंगल से जब आप देखेंगे तो सीखने को भी मिलेगा। हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपको हिंद का सितारा बोलूं, दिल्ली का सितारा बोलूं, आपने गजब गर्दा उड़ाया हुआ है 3 बार। हाँ, ये भगवान की बड़ी कृपा है और हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बड़ी कृपा है, वहाँ के जो मतदाता हैं। और उन्होंने ऐसा कर दिया कि हिंद में जितने जगह हैं, मैं अभी गया हूँ चुनाव के बाद से, तो लोग मुझे यही कहते हैं, अरे हिंद की सितारा। एक गाना मिला हमें पंचायत वेब सीरीज का, जिसने एक नया नाम दे दिया। सच में अभी तक लोग मुझे जिया बिहार के लाला भी बोलते हैं,
लेकिन हिंद का सितारा एक नया नाम पड़ गया और एक गाना भी परिचय बना देता है। हाँ। हालांकि मुझे मेरा नाम एक रिंकिया के पापा भी है। तो ये जीवन में बड़ी खुशी की बात होती है सुशांत भाई कि आपका कोई क्रिएशन आपका परिचय बन जाए। जैसे आपको देखते ही पाठशाला नजर आती है। ये आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो ये जीवन की एक सफलता है और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने दिल्ली के, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सभी मतदाताओं का, साथियों का, कार्यकर्ताओं का और साथ ही दिल्ली के सभी लोगों का, क्योंकि मुझे तीसरी बार मौका मिला तो मुझे अपना तो प्रूव करना ही था। अगर एक भी गड़बड़ होती तो सीधे चोट हम ही को आती कि कहीं मनोज तिवारी को तीसरी बार देने से नुकसान तो नहीं हो गया, और दिया है तो जीतना भी है। तो सब बड़ा अच्छा हुआ है। दो ही लोगों के हैट्रिक की तो बात हो रही है, एक मोदी जी का हैट्रिक हो गया, एक आपका हैट्रिक हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ नारा चलता था, नमो हैट्रिक की है बारी, हर कार्यकर्ता है मनोज तिवारी, तीसरी बारी मनोज तिवारी, ऐसे करके आता था। नमो हैट्रिक की है बारी, हर कार्यकर्ता है मनोज तिवारी, तीसरी बारी। ये नारा, बल्कि मैं घबराता था कभी, हमने यार तीसरी बारी मत कहा करो, लोगों को लगेगा अरे बहुत टाइम रह लिया, अब रहने दो इसको। लेकिन वो चल गया तो चल गया। पता चले बहनें भी, महिलाएं भी करे तीसरी बारी मन। अच्छा, हमने कहा था कि फिर एक बार मोदी सरकार और फिर एक बारी मनोज तिवारी, चूंकि नाम ऐसा था। अच्छा ना, गलियों में तो तीसरी बारी ही चल रहा था। अब मैं डर रहा था। कभी होता है ना कि अच्छा तीसरी, तो हर व्यक्ति को याद दिलाना कि पिछले 10 साल से भी यही है। हाँ, तो लेकिन चल गया। और नरेंद्र मोदी जी जब आए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, तभी तो मैं आया था। आपको मैं एक वीडियो मेरा जरूर देखिएगा यार, सूरत की वीडियो है, जब हम नरेंद्र भाई से पहली बार मंच शेयर किए। बिहार 100 साल का हुआ था, वो डिनर कैंसिल हो गया था, नीतीश कुमार जी ने कैंसिल कर दिया था। हर बिहारी का दिल दुखा होगा, क्योंकि हम तो अतिथि देवो भव वाले हैं। और बुला के खाना से जो कैंसिल किया, तो हमारा बिहार शताब्दी समारोह हमने सूरत में किया। उसमें चीफ गेस्ट नरेंद्र मोदी जी रहे और उसमें मनोज तिवारी गाना गाने के लिए था हम लोग, और करीब 1.5 लाख लोग उसमें दिखेंगे आपको। जब वो वीडियो आप कभी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मुलाकात तो बहुत अलग है। और उसमें मैंने कहा था कि जय गुजरात के पावन माटी, जय जय मोर बिहार, ऐसन लागत बा सूरत में जुटल बा सारा संसार, केवड़िया खोला ये बाबा, अइले गुजरात के बिहरिया, केवड़िया खोला ये बाबा। ये लाइन उसी समय बन गया था। मोदी जी को तब पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया गया था, खाली उनको ऐसा लग रहा था कि ही मे बी। और मेरे मन में तो पता नहीं कैसे ना, मैं तो एक आर्टिस्ट था, तो मेरे मन में ऐसा आया कि ये आदमी बनेंगे। ये हिंद का सितारा बैठा हुआ। हाँ, उसमें लाइन भी तो है आपकी, सीएम बनी है। अरे वो तो गाने में है। और फिर ओकरा ऊपरा पीएम बनी है। एक बार सुना दीजिए, इसमें सेट भी हो रहा है। जो लाइन अभी हमको दिया गया, हरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत, मनोहर मंगल मूरत हो, ए ललना ए राजा जी ए करे तरल हा जरूरत, मनोहर मंगल मूरत हो। अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ना 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 डीएम होई है हो। अरे ए ललना हिंद के सितारा, उ त सीएम होई है, ओ करो ऊपर पीएम होई है हो। ए ललना हिंद के सी। और ये सारी लाइनें सही है।
उसी वक्त आपने सोचा इधर गा रहे हैं आप। कि ललना हिंद के सितारा उत सीएम हुई है, ओकरो ऊपरा पीएम हुई है हो। और ये कितना मोदी जी के ऊपर कितना इसकी रील बनी है। कभी कभी शायद मुझे ऐसा लगता है सुशांत भाई कि कुछ हम योजना बनाते हैं, कुछ ईश्वर हमारे आपके लिए बनाते रहते हैं। मेरा जीवन में ना ये लाइन बहुत अच्छी तरह लागू होती है। और मैं तो बिल्कुल सबको, जो लोग हम लोग का इंटरव्यू सुनेंगे ना, मैं बोलूँगा कि ये कभी अपने मन की, कभी अपने मन की नहीं, चलते रहो। अपने पे भरोसा रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके लिए कुछ प्लान कर रहा होता है। बट कोशिश तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बैठ जाओ और ईश्वर प्लान कर रहा है तो फिर प्लानिंग। नहीं मनोज भाई, इसमें मेरा एंगल ये है कि अगर ईश्वर ने प्लान किया है ना तो आपको बैठने भी नहीं देगा। हाँ, वो पिन मार के आपको बोलेगा कि उठ के जाओ Yes. और वहां पे ये काम करो, तो वो बैठने भी नहीं हाँ, देगा। बैठने नहीं देगा। अच्छा, ठीक लेकिन है। इस बार आप इलेक्शन में बैठे भी नहीं। देखिए, एक चीज तो ये है कि 7 में से इकलौता आप ही थे जो रिपीट हुए। कुछ तो लोग बड़ा नहीं प्रेशर लड़े। था इसका। हाँ, बहुत प्रेशर रहा होगा आप पे। जब जब लोग पूछते थे ना तो मैं एक बार तो हिल जाता था कि या तो मिलेगी बहुत अच्छी वाली शोहरत, और नहीं तो बेटा गए। लेकिन नहीं, लेकिन बचा। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे कि खाली आप ही रिपीट हुए। लिट्टी चोखा खिलाए थे क्या मोदी नहीं जी नहीं को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हम कह रहे हैं, सोच रहे हैं ना कि उनके मन में हमको लेकर के कुछ चल रहा है। वो आज हो, कल हो, साल भर बाद हो, 5 साल बाद हो, बट उनके मन में मैं इतना तो देख रहा हूं कि, क्योंकि मैं जब पहली बार सांसद बना ना, मैं कहीं इंटरव्यू, आज मैं बोलूँगा, कुछ लोग हमारे जो चाहने वाले हैं ना, वो थोड़ा निराश भी हो गए इस बार जब मैं शपथ में नहीं आया। तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल मत निराश होना। मोदी जी और पार्टी दोनों का हमारे प्रति बहुत प्रेम है। मैं पहली ही बार में 14 में मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, तो वो तो कैबिनेट मिनिस्टर से के इक्विवेलेंट पद है। क्यों भूल जाते हैं आप लोग? और 2014-19 में, 2019 से 24 में एकमात्र तुम ही को, मतलब हम बोल रहे हैं अपने चाहने वालों से, मनोज तिवारी को ही तीसरी बार टिकट मिला, तो भी बहुत विश्वास दिखता है। तो आगे जिसके मन में इतना हमारे प्रति विश्वास है, तो शायद उसी का नतीजा था कि मनोज तिवारी फिर से तीसरी बार लड़ा, और मैं उनके विश्वास को सही साबित किया हूँ। पूरे इलेक्शन में आपको कहीं बीच में तनाव हुआ? देखिए, आपके साथ ये कहा जाता है कि जो पूर्वांचल का वोटर है वो जुड़ा हुआ है। अब जो कैंडिडेट ये लोग उतार दिए, कन्हैया कुमार, उसके साथ भी वो जुड़ सकता था, ये तनाव था क्या? दूसरा, एक चीज आपने अभी तक ये 2 चुनाव में टेस्ट नहीं की थी कि ये आप और कांग्रेस मिल के आपके खिलाफ लड़ेंगे तो क्या तूफान कर सकते हैं। तो ये सब आपको कुछ टेंशन दे रहा था बीच इलेक्शन? देखिए, टेंशन तो दे ही रहा था, दे रहा था। कोई भी समझदार व्यक्ति होगा। भाई, हम जब पहली बार लड़े थे तो 1,42,000 वोट से जीते थे। तो उस समय कांग्रेस को मिला था 2.5 लाख वोट, और आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार जी थे, उनको मिला था 4.5 लाख वोट। तो दोनों मिला कितना हुआ? 7 लाख। अगर दोनों मिल गए तो मैं तो हार गया, क्योंकि मुझे 1,42,000 मिला, 5 लाख हाँ, उसी के आसपास था, 48,000 कुछ मिला था, 1,42,000 ज्यादा। अब दोनों मिल गए तो टेंशन तो होना ही था। लेकिन समय के साथ मेरा विश्वास इसलिए मजबूत होता गया कि 2019 में मुझे 3,70,000 से जिताया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो 3,70,000 में वो मिल भी जाते तो फिर यही विश्वास मुझे देता था। क्योंकि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो हमने
प्रदेश अध्यक्ष बनते हमने 3 चुनाव लड़े। पहला एमसीडी का था। किसी को आशा नहीं थी कि हमारे साथी लोग भी बैठ जाते थे कि गया मनोज तिवारी बहुत, मैं भी थोड़ा सा आया था बड़े जोर शोर से। कोई बात नहीं, तो हम लोग लड़े और जीत गए। हम लोग जो 70 में 67 सीट जीती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी बुरी तरह वाश हुई, और 272 में उनको 67 पार्षद नहीं मिले, हम 184 जीते। वो मुझे विश्वास इस समय देता था कि दिल्ली के लोगों में कुछ तो हमारे प्रति एक प्यार विश्वास है। तो जब 19 में हमको मिला 56% वोट मिला। अमित शाह जी की हमेशा एक कोशिश, हम प्रदेश अध्यक्ष थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे। वो हमारे सीखने का बेस्ट टाइम रहा मेरे राजनीतिक जीवन का। हमेशा अमित शाह जी का एक पिन पॉइंट, और मैं उनके लिए सल्यूट करना चाहता हूं उनको। जो उनकी थिंकिंग, जो उनके प्लानिंग, और जो उसको नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को जमीन तक ले जाने की जो क्षमता है अमित शाह जी की, उसमें मैं सुनता था उनका 51% लाना है। आपको भी याद होगा, कई इंटरव्यू में बोले हैं। मैंने वो पकड़ लिया था, मनोज तिवारी तुमको अगर प्रदेश अध्यक्ष का रिकॉर्ड बनाना है तो 51% प्लस जाना चाहिए। एंड वी अचीव्ड 55.6% वोट हम लोगों ने दिल्ली में लिया। वो मुझे विश्वास देता था, और वही सही हुआ इस चुनाव में। आप देख लीजिए, अभी भी हम करीब 54% 55% वोट लिए। ये जो कन्हैया कुमार को थप्पड़ पड़ाता है, आपने तो नहीं पड़वा दिया था? ना ना, बिल्कुल नहीं। वो लोग ऐसे ही बोल दिए। वो तो जो मान लीजिए, तो पीटने वाले को मैं जानता हूँ। जिसने पीटा था उसको आप जानते हैं? मैं जानता हूँ उसको, तो हमारे क्षेत्र में सब लोग जानता है। वो एक गौ रक्षक है, और वो जब भी कोई समस्या होती है ना, तो वो जो दक्ष नाम है, वो वैसे हमारे क्षेत्र का हीरो है। वो ये काम उन्होंने ठीक नहीं किया, नहीं मारना चाहिए था। मारने से हीरो बन गया कन्हैया थोड़े समय के लिए, लेकिन दक्ष वहां का हीरो है। वो कोई गौ माता का कहीं तकलीफ आता है तो अपनी जान पे खेल करके जाता है। इस नाते में उसको, तो उन लोगों ने मारा, लेकिन उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। लोग ऐसे, क्योंकि मेरे साथ उसकी फोटो भी है। आज भी जब मैं कहीं बैठा रहता हूं, दक्ष आते हैं, आपने फोटो देखी नहीं उनकी? वो एक महात्मा की तरह लगते हैं, उसका जटा जूट सब बहुत तगड़ा है। मगर वो थोड़ी सी, हालांकि उनकी जो, उन्होंने खुद ही अपनी बातें सारी कह दी थी कि जो भारत माता को गाली देगा हम उसको सजा देंगे, जो भारत की सेना को गाली देगा। तो बाद में कुछ रह नहीं गया था। लेकिन वो तो कन्हैया कुमार जैसा शातिर व्यक्ति, जो लोग, मुझे लगता है दुनिया का भारत विरोधी शक्ति कन्हैया कुमार के साथ लगा हुआ था इस इलेक्शन में। मैं तो, हमारी भी टीम बहुत बड़ी थी जो सोशल मीडिया पे काम करती थी, लेकिन रोज शाम को हताश नजर आती थी। क्यों? क्योंकि वो जो लोग बोलते थे इतना घूम के इको होता था कि हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाते थे। फिर मैं उनको रात में विश्वास दिलाता था, बेटा हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारा सत्य है, हमारा काम है। हम 14,600 करोड़ का काम करा चुके हैं अपने क्षेत्र में, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। तो लेकिन उनका जो वो, उसको क्या बोलते हैं, जो बदनाम करने वाला सिस्टम, इकोसिस्टम बहुत बड़ा था। मगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो मोर देन 15 करोड़ तो खाली इस पे खर्चा किया होगा वो लोग। अच्छा। राहुल गांधी उसको मेट्रो में लेके घूम रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उसको रोड शो में, ऐसा लग रहा है कब के रिश्तेदार हो गए ये लोग। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई, मैं सार्वजनिक रूप से बोलना चाहता हूं, थैंक्स टू जनरल आम आदमी पार्टी वर्कर, थैंक्स टू जनरल कांग्रेस वर्कर, वो लोग स्तब्ध थे कि देशद्रोही हमारा सांसद नहीं हो सकता। तो आपकी जीत में आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता का भी रोल है? मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूं। अगर वो, देखिए, वो कांग्रेस में ही है,
अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जब बातें, मैं नॉर्मल जनरल कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, जो बड़ा अधिकारी है उसको तो घूमना ही है, करना ही है, उसके पास चारा नहीं है। कई लोग तो छोड़ ही दिए, अरविंदर सिंह लवली छोड़ ही दिए, बाद में वो चुनाव बाद बीजेपी भी ज्वाइन कर लिए, या शायद बीच में ही ज्वाइन कर लिए थे, बीच में ही। तो ये अच्छी बात हमको लगी, और ये भारत के भविष्य के लिए सुशांत भाई बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, जब उसको लगता है उसका नेता, उसकी पार्टी गलत कर रही है तो उसके अगेंस्ट जाता है। वो हमारे इस दिल्ली के चुनाव में भी हुआ है, और मुझे लगता है वो आपकी पार्टी पे भी लागू होता है। ये महाराष्ट्र में जो आप लोग किए हैं उसका भुगतान आप लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं, क्योंकि वहां आपके कार्यकर्ता को लग रहा है कि ये जिनके लिए हम इतना साल, जिन अजीत पवार को गाली दिए उसको ले आए, जिन उद्धव ठाकरे के साथ रहे वो पार्टी टूट गई, तो वो आपको शायद महाराष्ट्र में उसका नुकसान हुआ है। उसी की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये भी बताइए मनोज भाई कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं, इलेक्शन चल रहा है, और आप लोग दिल्ली में 7 की 7 3 बार से जीत रहे हैं जी, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है वहां क्या हो जाता है कि केजरीवाल स्वीप कर जाते हैं? मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि आप लोग वर्ल्ड कप जीत जाते हैं और रणजी हार जा रहे हैं, ऐसा कैसे? अभी तक ऐसा होता आया है, इस बार ये मिथ टूटेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, 15 साल के कांग्रेस के शासन में 2013 में पब्लिक बिल्कुल कांग्रेस के विरुद्ध हो चुकी थी। वो चुनती पक्का आम आदमी पार्टी आती, और आपको अगर याद हो तो हमारी 32 सीट आई थी। हर्षवर्धन जी नेता बनाए गए थे, सीएम कैंडिडेट। लेकिन बीच में एक पार्टी आई, आम आदमी पार्टी। बातें बड़ी बड़ी, सपने बड़े बड़े। अचानक से दिल्ली को एक नई चीज दिखती है। वो जो सपना बेचा गया, जो झूठ बेचा गया और जो भ्रम बेचा गया, वो चल गया 10 साल और, अब की नहीं चलेगा। आज इस चुनाव में हम लोगों को जो दिक्कत हुई है ना सुशांत भाई, हर गली में हमको एक माता को समझाने में इतना टाइम लगा है। वो समझती थी कि पानी हम ही नहीं दे पा रहे, वो समझती थी कि बुजुर्गों का पेंशन मोदी जी ने रोक दिया है। एग्जैक्टली शायद मोदी जी शब्द ठीक नहीं है, सांसद ने रोक दिया है। सांसद को दोषी समझते थे लोग। मोदी जी के प्रति प्रेम रहता था उनका, क्योंकि कई बार ऐसी बहस आई, हम 15 मिनट समझाए, अंत में जैसे कहा, अरे मोदी प्रधानमंत्री बनी है कि ना बनी, ना वो तो प्रधानमंत्री जरूर बनी है। तो लेकिन सांसद को समझती थी। आम जनता तो देखो, ये जो चुनाव लड़ने जाएगा ना, उसी को कहेगी कि ये तुम्हारे काम हमारा कैसे करवाया नहीं, तुम आगे बोलो करवा दोगे। अब हमसे तो कई दिन पूछा गया, इस बार जीतोगे तो पानी ठीक करा दोगे ना? तो मैं पीछे वाले को देखता था, भाई बोल क्या करना है। तो कुछ कार्यकर्ता हमको बोलते थे, अरे भैया चुनाव है, बोल दो ना। लेकिन मैं स्ट्रिक्टली नहीं बोला। मैंने स्पष्ट कहा गली में कि भाई समझो बात को, पानी वाली चाबी, बुजुर्गों के पेंशन की चाबी, तुम्हारा नाला जाम होने की चाबी, जल जमाव की चाबी, पोल्यूशन की चाबी, ये गरीबों को राशन कार्ड देने की चाबी, ये दूसरी चाबी है। एक चाबी केंद्र की है, दूसरी राज्य की है। राज्य वाली चाबी जब दोगे मोदी जी को, डबल इंजन होगा, तभी ये काम होगा। हम झूठ नहीं बोल सकते। मैंने ये लाइन कही है। बाद में कई दिन रात की समीक्षा में हमको डांट भी पड़ी, चुनाव में ऐसे बोलते हैं, इतना समझदार आदमी है, गुस्सा जाएंगे। हमने कहा सर, मुझे लगता है कि गुस्साएंगे नहीं, बल्कि उनको सच्चाई जानने की जरूरत है। तो इस बार मुझे लगता है कि जागरण हुआ है। अरविंद केजरीवाल का शीश महल, अरविंद केजरीवाल का शराब भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, और दिल्ली में पानी के लिए जल जमाव से जो तकलीफें हैं ना,
अब ये अरविंद केजरीवाल को और कांग्रेस दोनों, बड़ा अच्छा हुआ कि दोनों मिलके चुनाव लड़े। अगर मिलके नहीं लड़े होते तो फिर कांग्रेस इस बार कुछ न कुछ खेल करती, बट अब कोई खेल नहीं बचा है। और 2025 में नरेंद्र मोदी जी को ये दिल्ली डबल इंजन देगी। और मैं विश्वास से बता सकता हूं, आपके इंटरव्यू में बताऊंगा सुशांत सिन्हा जी, कि ये दिल्ली की आकांक्षाओं को अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व में बीजेपी की लोकल गवर्नमेंट पूरी करेगी। तो आप कह रहे हैं केजरीवाल इस बार दिल्ली में खत्म हो जाएंगे? खत्म हो चुके हैं, खाली बस उसको कागज पे खत्म होना है। हाँ, कागज पे तो खत्म, लोकतांत्रिक रूप से नहीं, पर तो जेल में तो वो अभी भी चीफ मिनिस्टर ही हैं, छोड़े कहाँ? पर इसके कारण कितने संकट में दिल्ली आ गई है। उनका जिद है कि हम मरेंगे तो सबको मारेंगे। आप अपने कर्मों से सजा भुगत रहे हैं, दिल्ली को किस पाप की सजा दे रहे हैं आप? दिल्ली में उनके जेल जाने को लेकर क्या सेंटिमेंट आपको जमीन पे लगा? देखिए, दिल्ली में सेंटिमेंट हमको कोई बहुत ज्यादा, कुछ जगह थोड़ा थोड़ा लोग बोलते थे मगर वो कंफ्यूज दिखते थे। वो भी मुझे लगता है ना कि आप परसेंटेज अगर कहूं तो 2-3% लोग कि भैया क्या हो रहा है। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल देने से मना कर दिया, उस दिन उन लोगों का भी डाउट खत्म हो गया। इसलिए मैं समझता हूं कि चूंकि अरविंद ने इतना रुला दिया है ना सर, इतना रुला दिया है दिल्ली को, कि जो दिल्ली के उनके कट्टर वोटर होते थे उनके मन में भी ये आ गया है कि अरविंद इन सारी समस्याओं को बनाए रखते हैं सिर्फ दोषारोपण की राजनीति के लिए। ऐसा मेरा अभी तक का निष्कर्ष है। मनोज भाई, लेकिन दिल्ली में जब हम लोग भी आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, जर्नलिस्ट वगैरह, हमको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन प्रश्न इस बात का भी है कि क्या बीजेपी मजबूत हुई है दिल्ली में? जो एकजुटता आपकी दिल्ली यूनिट में होनी चाहिए, इसको लेके हर बार प्रश्न उठता है। और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि आप जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो आपको वैसा सपोर्ट नहीं मिला। ये सच है? देखिए, पीछे कई चीजें हुई हैं, लेकिन मुझे अभी तक राजनीति में समझ में आया है कि जब जनता ने ठान लिया ना, तो कोई छोटी मोटी ये गुटबाजी और ये सब काम नहीं करता। जनता को समझ में आना चाहिए, हर पार्टी में छोटी मोटी गुटबाजी होती है सुशांत भाई। किसी राजनीतिक पार्टी में गुटबाजी खत्म हो जाए, ये आप सोचें कि जीरो नहीं कर सकते आप। नहीं, लेकिन आपकी टांग बहुत लोग खींचे। लेकिन हमारी टांग मजबूत थी। खींचने वाले से खिंचाए तब ना भाई। तो देखो, ये तो संसार का नियम है कि पहले लोग टांग खींचेंगे और जब फिर भी आप चल पड़ेंगे तो आपके साथ चलने लगेंगे। नहीं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब आपको दूसरे की टांग में लंगड़ी मार के उसको गिराना है, आप अपने ही वाले का पैर खींच रहे हैं, तो दिक्कत होती है। समस्याएं तो कुछ रही, तभी तो हम लोग 25 साल से नहीं आए। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ना जनता भी तो विरुद्ध थी। जनता को कहीं ना कहीं 98 के बाद विश्वास नहीं हुआ। इस चुनाव में पहला मौका है जब डायरेक्ट फाइट हुई है और बीजेपी जीती है। इट वॉज डायरेक्ट फाइट बिटवीन टू पावर्स, एनडीए एंड इंडी। उसमें बीजेपी का जीतना, एनडीए का जीतना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि राजनीति में जब आप दौड़ते हैं ना, तो केवल दौड़ पे मत विश्वास रखिए, कोई लंगी मार सकता है, ये भी सतर्क रहिए। तो ये तो होता ही है, नेचुरल है। इस बार लेकिन आप लोग फेस उतारिए। हर बार दिल्ली में ना लोग कई बार कह रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ कौन। ये जो फेस की कमी है, ये भी आप लोग को डेंट करता है क्या? अब इस पे तो पार्टी डिसाइड कर लेगी। पार्टी तो आपकी अपनी राय, मान लीजिए पूछेंगे कि मनोज तुमको क्या लगता है जी, देना चाहिए इस बार फेस, तो आपकी क्या राय होगी? अब हम राय दे देंगे उनको। सुशांत भाई, आप यही लेकिन मुझे लगता है ना कि फेस देने से लोगों की क्लियरिटी हो जाती है।
तो दिल्ली के जो सिचुएशन है उसमें हम लोग कई बार बिना फेस के लड़े तो ठीक नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि पार्टी इस पे विचार करे। हाँ, क्योंकि कई पॉलिटिकल पंडित्स का कहना है कि ये जो अभी सिनेरियो दिख रहा है जी ये बीजेपी के लिए दिल्ली में अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों का बेस्ट सिनेरियो है कि केजरीवाल जो है वो उनकी पॉलिटिक्स कमजोर दिख रही है, जनता उनसे नाराज दिख रही है, केजरीवाल एंड कांग्रेस साथ आकर भी आपको नहीं रोक पा रहे हैं, ये भी दिख गया है। उनके साथ आने से उन दोनों के खुद के कार्यकर्ता जो हैं वो थोड़ा भ्रमित और नाराज हुए हैं। तो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो बीजेपी के लिए दिल्ली में, और इस बार अगर आप नहीं कर पाए फिर तो गाड़ी छूट गई है, समझिए वाला। नहीं, इस बार करेंगे, इस बार करेंगे। और इस बार दिल्ली का डबल इंजन दिल्ली की जनता जरूर मोदी जी को देगी, क्योंकि बहुत पानी के लिए तड़प लिए, बहुत जल जमाव से परेशान हो गए। और अब इसका निदान इट विल टेक टाइम। हमारी सरकार दिल्ली में बीजेपी की और जो एनडीए की सरकार बनेगी, 3 साल में दिल्ली की सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेंगे। और किसी को ये भी भय नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कुछ लोगों को जैसे चलता है ना कि हमारा पानी फ्री है, वो गंदा ही हो, हमारी बस फ्री है, वो बस भले ना आती हो, हमारा कुछ यूनिट बिजली है। तो अब तो मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और जिसको थोड़ा भी पानी फ्री होगा वो नहीं रहेगा, जिसकी थोड़ी भी बस फ्री होगी, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी सुविधा हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अच्छी बसें देना, अच्छी सड़कें देना, जल जमाव हटाना, पेंशन देना, गरीबों का राशन कार्ड बनाना, सब करके देंगे। और दिल्ली को दुनिया की बेस्ट नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाने के लिए हम काम करेंगे। मनोज भाई, ये वाली गाड़ी आप लोग पॉलिटिकल पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन एक गाड़ी आप पकड़े अपने फिल्मी करियर वाली, गाने वाली। थोड़ा आपके जीवन को आप टॉप एंगल से देखते हैं कि वो क्या दौर था। मतलब आप सोचिए, एकदम छोटे सी जगह से एक आदमी निकल के 3 बार का सांसद है और इतना नाम है, एक एक गाना जो है मतलब हर रील पे हिंद का सितारा चल रहा है, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना लोग आपको पसंद कर रहे हैं। थोड़ा पीछे जाइए, शुरू कैसे हुआ, मतलब आप आए कैसे और क्या हुआ? देखिए, मूलतः तो मैं वही हूँ। मेरी जो पहचान है वो वहीं से आया, वरना एक बिहार के पुराने शाहाबाद जिला, वर्तमान के कैमूर जिले में अतरवलिया गांव का एक लड़का जो 24 साल तक साइकिल भी जिसके पास नहीं थी अपनी, तो हम लोग 4 किलोमीटर रोज पैदल जाके स्कूल तक जाते थे और कभी कंप्लेन नहीं किए। अब तो सोचते हैं तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं कि यार कहाँ से आए हम। पहली बार 9th क्लास में मैं जूता पहना, अरे बाप रे। चप्पल पहन के जाते थे। वहाँ से वहाँ क्रिकेट भी खेलना होता तो ईंटा लेके ना खेत में पहले फरसा से छीलते थे, फिर उसमें पानी डालते थे, फिर ईंटा से कूच कूच के बरोबर करते थे, फिर खेतवा जोत देते थे जिसका खेत होता था। तो वो वहाँ से हम निकल के आ गए। हमारे साथ के कई लड़के नशे में डूब गए, हीरोइन पीने लगे, गांजा में डूब गए। इतने अच्छे अच्छे गायक थे, हमसे अच्छे अच्छे गायक। तो पता नहीं कौन सी शक्ति काम की, वो बाबूजी का संस्कार था, माताजी की डांट थी, उनका सीधा रास्ता दिखाना था कि हम लोग उसमें से भी निकल के आ गए। तो वो हम तो गाना भी पहला सुने ना तो वो हिंद के सितारा से मिलता है। अच्छा, कौन सा गाना था? कि मैया मोरी गावेली गितिया हो कि झूली झूली ना, निमिया के डाढ़ी मैया डालेली झूलू हवा हो कि झूली रे झूली ना। हम तो जितना गाना लिखे हैं ना, हमारा जो एंगल है कैमरे का ना, वो सामने कुछ भी हो,
लेकिन हमारा कैमरा जहाँ है वो गांव है, गांव के एंगल से देखा हूँ। तो कई गाने आज भी ना लोग देखते होंगे, मीम मीम बना देते हैं। वो कोई मनोज तिवारी का थॉट नहीं था, वो गांव के एंगल से कैमरा लगाया था, तो गांव वैसे ही सोचता है। अब हमने एक गाना बनाया था, ऐसे ही हिट हुआ था जैसे, लेकिन हिंदी की सितारा जितना वो नहीं गया। कौन सा? कि असिए से कह के भी ये बचवा हमार कंपटीशन देता, में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। हम लोगों के जीवन में तो बिना कंपटीशन के कुछ मिला ही नहीं। हाँ, सही बात। कंपटीशन दिए तो स्कॉलरशिप परीक्षा निकाले तो 100 रुपया महीना मिलता था, उससे पढ़ाई करते थे। फिर कंपटीशन दिए तो बीएचयू में एडमिशन हुआ, फिर कंपटीशन से बीपीएड एमपीएड किए, हर जगह कंपटीशन देना पड़ा। लेकिन उसमें एक शक्ति आती है सुशांत भाई, कि इट डजंट मैटर कि आप कहाँ पैदा हुए हो, मैटर ये करता है कि आप चीजों को देख कैसे रहे हो, आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड में हो या गेनिंग एटीट्यूड में हो। मैं तो प्रार्थना करूंगा आपके शो में जो लोग, यूथ जो देख रहा होगा, कंप्लेनिंग एटीट्यूड लाना ही नहीं है। मुझे ये नहीं मिला तो ऐसा कर देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे, आज दो से गलतफहमी हुई तो, कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं, गेनिंग एटीट्यूड। हम विपरीत परिस्थिति में अपने लिए अचीव करेंगे, वो बहुत कुछ दे देता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको पहली फिल्म कैसे मिली, याद है? पहली फिल्म हमको थोड़ी दिया किसी ने, हमने दिया प्रोड्यूसर को। ये भगवान, क्या हुआ था? हम इतने सिंगिंग स्टार बन गए थे ना। अब एक दिन वो, आपको पता है वो अपना कपिल का शो है ना, तो उसमें हम कभी गए थे, तो हम और रवि किशन बैठे थे। तो एक घटना हमने बता दी, बहुत चर्चित हो गई, कि मैंने फिल्म में एक आइटम सॉन्ग, मतलब पुरुष के रूप में हमने गाना किया था, उसको ऐसे यूं कहिए, स्पेशल एंट्री एक गाने के साथ। तो मुझे उस गाने के लिए मिला था 1.5 लाख रुपए। अच्छा। हाँ, ये किस साल की बात होगी? ये बात है 2001 की। 1.5 लाख बहुत हुआ। हाँ, तो उसमें रवि भाई को 25,000 रुपया मिला था पूरी फिल्म करने के लिए। तो यही बतिया हमको निकल गया, तो उसको लोगों ने कुछ और समझ लिया, वो समझे कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं एग्जैक्टली में मजाक नहीं, सच्चाई थी, रवि भी जानते ही हैं। तो अब उस समय सोचिए, अगर कोई कहे आपको 15 दिन फिल्म करनी है और आपको मिलेगा 25,000, और मैं उस समय 1.5 लाख रुपया रोज ही मेरे प्रोग्राम का मिलता था। बाप। तो इसलिए जो व्यक्ति आए मेरे साथ बाहर की फिल्म करने, हालांकि जिन्होंने फिल्म के लिए तैयार किया मुझे कि मैं फिल्म कर लूं, वो अभी संसार में नहीं है सुशांत भाई। सुधाकर पांडे जी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के थे। वो शायद ना एक मनोज तिवारी के लिए बहुत बड़ा मोड़ बन के आए थे। मैं बोला नहीं करूंगा भाई साहब। हाँ, मेरे घर में बैठे थे, जैसे ही मैं सुना कि उन्होंने बोला कि हम आपको 1,11,111 रुपया देंगे फिल्म के लिए, कितना टाइम, तो मैं ये सुनते ही बोला कि भाई साहब आप, 2 लोग थे, सुधाकर पांडेन, अजय सिन्हा। अजय सिन्हा जी डायरेक्टर थे। अच्छा। वो कहानी वहानी लिखे भी थे। तो जैसे ही मैं प्राइस सुना ना, तो मेरा मन खराब हो गया। उनके भाई साहब मैं रोज 1.5 लाख कमा रहा हूँ, आप 1,11,000 में कह रहे हैं 20 दिन काम करना है। हमने भाई साहब चाय पीजिए, जाइए, मुझे बहुत जाना है दूर। तो मैं लिटरली उन लोगों को, मैं उठ गया और लड़के को बोला इनको विदा कर देना, बट वो हार नहीं माने। वो फिर 4 महीने बाद मेरे पास आए और मैं घर से निकल, मैं आई वाज सो मच बिजी। मैं ये बात कर रहा हूँ 2000
2002 की, लास्ट 2002 की। तो एक दिन मैं घर से निकल रहा था, फिर घर के बाहर खड़े, मैंने कहा अरे भाई साहब, बोले कहानियां सुन ला हमारे एक मेरी कहानियां सुन ला, हमारी स्टोरियां सुन ला। तो अजय सिन्हा जी थोड़ा गंभीर थे, वो इतना रिक्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन सुधाकर पांडे जी, उनको पता नहीं क्या था ना, बस तुम मनोज ये फिल्म कर दो। तो वो उनका जो स्टाइल ना थोड़ा मुझे बहुत वो लगा। हमने कहा कि चलिए गाड़ी में बैठिए, और मैं बनारस से गोरखपुर जा रहा था, मेरे पास क्वालिस, टोयोटा क्वालिस थी हरे रंग की। तो मैं बिठाया, बोला कि चलो भैया, ऐसे ऐसे भी उस समय हम लोग को लगता था 6-7 घंटा जाने में, अब तो 3 घंटा लगता मैंने कहा भैया बैठा, कहानी सुनाओ अपन। तो हमें भी रास्ते में करना क्या था, क्योंकि उसमें मोबाइल भी बहुत महंगा था, मोबाइल बतिया नहीं सकते थे। मोबाइल आ गया था, लेकिन लोढ़ा जैसा मोबाइल होता था और 16 रुपया मिनट लगता था तो हमने कहा भैया, अब आज की तरह लोग सोचेंगे उतना फ़ोन पे काम करते, इंटरनेट कुछ नहीं, बैठना था 6-7 घंटा। मैंने कहा बैठा, कहानी सुनाओ, सुनाओ भैया, बहुत तुम्हारी कहानी बहुत दमदार है। अजय सिन्हा कहानी सुनाने लगे, कहानी आते आते मैं तो रोने लगा कहानी सुन के, इतना इमोशनल। हम कह रहे कहानी तो बहुत बढ़िया है, करना है। तब हमने वो फिल्म किया। मैंने कहा चलो भैया कर लेते हैं, कुछ पैसा बढ़ा दो। तो बोले 2,21,000 अरे बाप रे बाप। ये पूरी ना, ये स्टोरी भी बहुत कमाल की है। फिर मैं फिल्म करना शुरू किया, फिल्म बीच में बंद हो गई, मुझे पैसा लगाना पड़ा क्योंकि मैं उनकी शूटिंग करता था, मैं कहता था रात में प्रोग्राम करने जाऊंगा। तो ये एक बड़ा, और फिल्म का नाम क्या था? ससुरा बड़ा पैसा वाला। अरे बड़ी तगड़ी फिल्म थी, ससुरा बड़ा पैसा वाला। भाई हर आदमी चाहता है कि ससुर पैसा वाला हो भाई बाद में आपके ससुर हैं कि नहीं? नहीं, हमारे ससुर जी अब तो ऐसा दामाद ले आए कि दामादवा बहुत पैसा वाला हो गया किसी ने कहा ऐसा फिल्म बनाओ। तो वो फिल्म जो है, बीच में हमको ही पैसा लगाना पड़ा। फिर मैं फिल्म में शेयर होल्डर बन गया थोड़ा सा उनके लिए। मतलब जो सुधाकर पांडे जी से मेरा रिलेशन अलग था, वो बहुत प्यार करते थे मुझे, वो एकदम दीवाने थे मनोज तिवारी के। बट उनकी एक आदत थी, थोड़ा वो ड्रिंक करते थे। मैं भैया को बहुत समझाया, तो उस समय से पहले चले गए। मगर वो फिल्म ना मनोज तिवारी को एक सिल्वर स्क्रीन का स्टार बना के चली गई। वो फिल्म 50 हफ्ते उतरी नहीं। अरे बाप। 2004 में रिलीज हुई फिल्म, 50 हफ्ते, और 1-2 जगह नहीं 4 जगह। आप सोच सकते हैं कौन सा मनोरंजन का साधन नहीं था 2004 में। सही बात। फिर भी वो हुई। तो आपको उस वक्त एक्टिंग आपने चूंकि की नहीं थी, तो आपको फिल्मों में एक्टिंग करने में कोई दिक्कत हुई? रामलीला में किए थे ना गांव में वो काम आ गया। हाँ, काम आ गया। अच्छा, लेकिन फिल्मों में पता नहीं, उस फिल्म का मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे भोजपुरी फिल्मों में कई बार बड़े अंतरंग गाने भी होते हैं, तो वो ऐसे सीन आपने किए और आपको दिक्कत आई जब बहुत हीरोइन के करीब जाना है या उस तरह का कुछ है? तो वो झगड़ा हो गया था झगड़ा हो गया। किससे? इसी हीरोइनी से हीरोइनी से झगड़ा हो गया। किस बात? अब क्या था वो पता नहीं, एक सीन में उसको ज्यादा हमको गोदी में आना था, वो उसको संकोच आए कि हम गोद में कैसे आए, हमको संकोच आए हम गोद में भरें कैसे, यही चक्कर में गिर गई वो तो बहुत टेंशन हुआ था। इंटरव्यू सुनेगी, रानी चटर्जी नाम है उसका, बहुत प्यारी लड़की। अब तो बाद में तो हमारा भी दिमाग खुल गया ना। वो गांव के लड़के थे, लड़कियों कभी गोदी में भरे नहीं थे ऐसे सबके सामने तो गिर गई बेचारी। तो बाद में फिर डायरेक्टर ने बिठा के झगड़ा शांत किया। नहीं आपको आना है, फिल्म है, फिल्म में आपको गले लगाना पड़ेगा। मतलब उनको लगा आपने जानबूझ के गिरा दिया? हाँ, उनको लगा कि मैं जानबूझ के गिरा दिया, और मुझे लग रहा था कि जान आ नहीं रही है गोदी में ठीक से दोनों संकोच था वो। हाँ। मैच्योर नहीं थे हम लोग ना। वो जो आपने कहा ना कि आप तो कभी फिल्म नहीं किए थे,
ये दृश्य था, लेकिन हमारी बहुत साफ सुथरी थी। हमको गले लगाने में ही पूरा जान चला जा रहा था। आप मजे ले रहे हो, हंस रहे हो। आप उस समय की फीलिंग में जाइए। हाँ। नहीं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं फिल्मों में जो है रोमांटिक सीन करना आसान होता है, लेकिन जो कलाकारों से बात कीजिए वो बताते हैं इतना आसान नहीं, क्योंकि आपको एक तो कैमरे के सामने आप कर रहे हैं, कोई अपरिचित है, दूसरा 20-50 लोग देख रहे हैं, तो वो बड़ा असहज सा भाव होता है। बहुत सारी चीजें आती हैं सोच में, इसलिए हीरोइन से थोड़ी दोस्ती होनी जरूरी है। हाँ। क्योंकि आप मान लो जो सीन है कि बहुत प्यार में टूट के मिल रहे हैं, अब तो टूट के मिल ही नहीं रहे हो, तो उस कैमरा थोड़ी आपको माफ करेगा। वो दिख जाएगा कि नहीं वो थोड़ा केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री से नहीं। इसके कारण तो बहुत सारी कहानियां बन गई, बट केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। आपको रिंकिया के पापा याद है, वो कैसे लिखा, क्या हुआ? वो बड़ा, क्योंकि वो भी एक लैंडमार्क है आपकी। केजरीवाल जी भी आपको रिंकिया के पापा ही तो बुलाते हैं। हाँ, वो मजाक करते हैं। हाँ, मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं। आपको फील होता है क्या? नहीं, हमको फील तो होता है कि वो मजाक उड़ा रहे हैं, बस मुझे हंसी आती है, क्योंकि रिंकिया के पापा मजाक का विषय नहीं है। रिंकी मतलब बेटी, और बेटी के पिता का मजाक कैसे उड़ा सकते हो? ये तो वही बात हो गई ना कि आप कैसे, जैसे कहीं कोई शहीद हुआ, आप शहादत का मजाक उड़ा रहे हो, तो वैसे ही आप बिटिया के पिता का, बेटी के माता का आप मजाक नहीं उड़ा सकते। लेकिन पता नहीं कैसे वो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वो अभी भी चुनाव में कह के गए थे रिंकिया के पापा को हराना है, तो हमने इसी को ले लिया। नहीं, रिंकिया के पापा मतलब बिटिया के पापा को जिताना है। आप लोग देख लो, लोग, ये देश जो है ना, बेटी के मामले में, बेशक लोग बेटी चाहे न चाहे, ये अलग डिस्कशन हो सकता है। किसी को बहुत ज़्यादा बेटियां हो गई तो वो थोड़ा उदास होने लगता है, तो ये, इसको एक अलग विषय रख दीजिए, बहुत डिस्कशन का विषय हो सकता है। लेकिन बेटी को तकलीफ हो, ये देश का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। आज भी शादी होगी, बेटी विदा होती है तो देखने वाले की आंखें भर जाती। आपको अपनी बेटी याद आती है, और तुम बेटी के पिता को हराने में ऐसा बोल रहे हैं आप। तो यहां मुझे लगा ना कि अरविंद जितने क्लेवर दिखाते हैं उतने है नहीं, तार तार खुलता चला गया। यही शायद उनके इतनी जल्दी उठने और पतन का कारण यही है कि आप अपनी कोई मीडिया की टीम रख लो, खूब इमेज बिल्डिंग काम कर दो, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, लेकिन अरविंद का जो मूल स्वभाव है वो गंभीर नहीं है लोगों के प्रति, संस्कृति के प्रति, समाज के प्रति। अरविंद केजरीवाल कहीं से भी गंभीर नहीं है, ये दिख गया है लोगों को। खैर छोड़िए, उनको जान दीजिए, हम फिर लौटते हैं रिंकिया के पापा पर। क्या वो कैसे हुआ गाना? 2 लाइन लेकिन पहले सुनाइए, फिर गाइए। एक्चुअली ना, गाना का सब्जेक्ट बना था करीब 6 साल पहले। हमारा एक दोस्त था, उसकी शादी हुई, उसके घर में बैठा था, और उसकी वैसे मजाक मजाक करते रहते थे हमारे फ्रेंड, तो उन्होंने, नई नई भाभी आई थी तो उसको लेकर कुछ मजाक किए, तो उसने धीरे से ऐसे, नहीं तो बहुत नॉटी है, ऐसे ही किया था। आप जैसे हंसे ना, वो भी हंसे, और तभी मेरा गाना दिमाग में बन गया। ओ चढ़ देनी मार दिली खींच के तमाचा, ये रिंकिया के पापा। तो थॉट आ गया। 4-5 साल बाद में गाना गा रहा था, मैंने कहा यार वो सब्जेक्ट उठाना है। राइटर तो कहीं ना कहीं लेता है ना विषय को। कोई बड़े बड़े गम के गाने लिखे हैं, जरूर उनका दिल टूटा होगा कहीं, कुछ न कुछ हुआ होगा, या उसके दोस्त का हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो वो मैंने गाना लिखा था। एक्चुअली गाना जो है ना, चेंज ऑफ सोसाइटी है, कि पहले क्या होता था अब क्या हो रहा है, ये मैंने तुलना किया है। सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला,
उनका बिना नाम लिहले कुछो ना कहाला। तुल्ला है ना। हाँ हाँ, हमने गांव में क्या सुना था, नहीं नहीं अपने पति का मर्द के नाम नहीं लिहल जाला, पति के नाम नहीं लिहल जाला। और शहर में आए तो म- आपकी पत्नी भी आपको कहेंगी सुशांत जरा सा चलते हैं काम कर लेते, इट इज कॉमन। अगर वो नहीं लेती है, कहने लगे ए जी इतने से नहीं आई जी, तो क्या करे क्या देहाती ऐसे बोलोगे आप। बट कुछ देहाती कल्चर, देहात में आज भी शोभा है, श्रृंगार है। शहर में आने के बाद उसकी आवश्यकता नहीं है। तो वही ये गाना है कि डार्लिंग अपनी शादी में तुमने क्यों नहीं नाचा ही। अब वो पुराना वीडियो देख रही है 15 साल बाद शादी की, और आज लोग डांस कर रहे हैं। बोला तुम क्यों नहीं नाचे थे? तो ही हंस दिले रिंकिया के पापा। इट को उसको मैंने फ्रेज बनाया कि ही हंसना मतलब बात को हंसी मजाक में लेना। गजब गाना है, लेकिन वो बहुत अच्छा। ये गाना जब आया तब नहीं हिट हुआ था। अच्छा। ये गाना तो आया था 2000 में, और गाना हिट हुआ 2006 में। ओ, वो किसी ने अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, उसके बाद तो रुकले नहीं रोकाए। दौड़ 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 मेरा गाना 50 मिलियन, 60 मिलियन, 80 मिलियन, अभी तो शायद 100 मिलियन के आसपास पहुंच अरे गया। बाप। और हर चुनाव में केजरीवाल जी इसको बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये भी देखिए कि कितना सस्ता उस वक्त शूट होता था। आपने एक बनियान पहनी हुई है और उसमें गाना शूट हो गया घाट पे कुछ बैठ। प्रोडक्शन का था ही नहीं यार। एक दिन में हम लोग 6 गाना शूट किए थे। अरे बाप रे। उसी में एक गाना ये भी था। और उसमें जितना दिमाग लगा है ना, हम मनोज तिवारी का है। यहाँ बैठा दो, गंजी वंजी पहन लिए, हारमोनियम ले लिए, कोई हमके सब लोग उतारो, सबका देखे होंगे वो एक कोड वर्ड है। वो राजघाट जो महिषासुर घाट है ना, जो वहाँ का काशी का, वही बैठ के बना है। और उसी में एक देखे होंगे एक आदमी ऐसे ऐसे डांस करता है, और ट्रेंडम था, उसको कोई बताया नहीं था, बस वो कैमरा वाला था, पब्लिक उधर भी घुमा दिया। वही लगता है कि कितना बड़ा शॉट है वो। उतना बढ़िया डांस कोई बड़े बड़े आर्टिस्ट नहीं किए होंगे। अमिताभ बच्चन का भी वैसा डांस नहीं हुआ जैसा उस आदमी ने किया। आज भी मुझे नहीं पता वो आदमी कौन है। लेकिन उसको भी 100 मिलियन लोग देख लिए। हाँ कमाल हो गया किस्मत भाई। है। अच्छा, एक और आपका गाना वो जियो बिहार करारा, वो कैसे मिला? वो तो अनुराग कश्यप ने दिया। उस गाने का भी एक कहानी है। उन लोग क्या थे, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म थी, तो मनोज बाजपेयी और अनुराग कश्यप ये दोनों लोग मुझे पसंद करते हैं। ये मुझे पता था जब शूल पिक्चर आई थी। उसमें आपका वो वाला गाना उन लोगों ने थोड़ा सा, मतलब वो जो विलेन है वो गा रहे हैं BA MA वाला। हाँ, फिल्म में मेरी चर्चा थी। तब मैं BHU में पढ़ता था, तो उस समय मेरा एक गाना हिट हुआ, तो ही ना, हरे हसीए से कह के भी ये कंपटीशन देता। तो वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब यार एक मनोज तिवारी नाम का लौटा आया हुआ है, विलन के मुंह से डायलॉग था। इतने में मेरा TRP हाई हो गया था कि भाई लोग जो आए ना हमको, अरे यार फिल्म आइल हुआ तुम्हारा, वो नाम तार लिया तड़सन। मैं भी गया फिल्म देखने। तो हम सोचते थे भी तो फिल्म की दुनिया है यार, ये तो मनोज बाजपेयी, वो भी क्या शूल आई थी, तो मनोज बाजपेयी एक उदय था इस मनोज बाजपेयी के रूप में। सही बात। और अनुराग कश्यप की कलम की चर्चा थी। तो बदवा में लोग मिले हमको, तो मेरे दिमाग में वही बसा था कि अनुराग कश्यप ने मेरा नाम दिलवाया था फिल्म में। तो पता चला कि वो उनकी फिल्म बन रही, मुझे गाना गाना है। क्या चलो भगवान, पहले एक फिल्म तो मिला कोई हिंदी का। तो मैं गया गाने। अच्छा, मैं बिजी था, मैं तो बिजी बहुत था ना, मैं तो सिंगिंग सुपरस्टार था। फिर मैं जिस समय ये गाना गाया तब मैं सिल्वर स्क्रीन का सुपरस्टार था। मतलब तूती चलती थी सर। अरे बाप रे, आप सोचिए मेरे लाइफ का वो दिन
जब 2004 में मेरी फिल्म हिट हुई, जब फिल्म 100 दिन चली गई, हल्ला हो गया पूरे देश में, क्योंकि 100 दिन कोई फिल्म चलती ही नहीं थी, 1 हफ्ते चल गई वही बहुत है। और मेरे पास प्रोड्यूसर की जड़ी लग गई। मैंने 5-6 दिन में 10 फिल्म साइन की। अरे बाप, जो व्यक्ति 2.25 लाख में फिल्म किया था, 30 लाख में 1 फिल्म और 10 फिल्म, बाप, 3 करोड़ रुपया। 2004 पगला गई हूँ कि लगी तो संसार में हमरा से ज्यादा पैसा लोग कोई आइए नहीं। अरे बहुत हुआ सुशांत भाई। तो वो सब ना हमको अनुराग ने जब बोला तो मैं बहुत बिजी था, और अनुराग कश्यप का बहुत सम्मान था मेरे मन में, वही वाला शूल वाला। और मनोज बाजपेयी पे गाना होगा तो हम कहे भैया थोड़ा बिजी हैं। बोला जब तक नहीं गाएंगे तब तक रोकेंगे। फिल्म शूट हो गई, तब गाना रिकॉर्ड हुआ। वो गाना गाने गए तो स्नेहा खानवलकर म्यूजिक डायरेक्टर थी। अनुराग कश्यप केम टू स्टूडियो, बोले भैया गाइए, हम बैठे हैं। तो मुझे लगता था यार बड़ा आदमी हूँ ऐसा। बट उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया मनोज जी ने, मनोज बाजपेयी, अनुराग कश्यप, स्नेहा खानवलकर। वही टेस्ट मुझे ले गया और गाना गाया मैं। सुना भी दीजिए। हो जिया हो बिहार के लाला, हर जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर भुआला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया 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 भैया। हो अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के गीत का तेल पियावा ये भैया। तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के, तनी तान से न बन तान लगावा गावा ये भैया भैया। गजब। बहुत। अच्छा, कभी कभी आदमी लो फील करता है, ये गाना सुन के एकदम से मूड ठीक हो जाता है। और फिल्म में भी ऐसे ही है। हम तो गनवा गाए तो सोचे कि कोई धूम धड़ाका हो रहा होगा, गाना आया तो पता चला हीरोआ मर गया। हाथ झूला था और उसी पे गाना हमके। तो बाद में लगा यार ये सब बहुत अलग खोपड़ी से सोचते हैं सब। और आज जब मैं आपका गाना, आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मैं कल अनुराग कश्यप का एक नया गाना गा रहा हूँ। अरे गजब, बधाई हो। उनकी एक फिल्म का तो बाद में सुनाएगा कि हमारे शो में बोनी कीजिए। बहुत अच्छा। ये थोड़ा अलग गाना है, लेकिन देखिए भगवान की बड़ी कृपा है सुशांत भाई कि मैं 10 साल से पॉलिटिक्स में, लोगों ने इतना मान बढ़ाया है। और हमारा जो मूल, मैं सिंगर हूँ, मैं कभी भी एक्टिंग ना बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, और मेरा गाना अभी भी चल रहा है। नहीं, माँ तो भगवती। आप देखिए, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप पे ईश्वर की गजब कृपा है। एक तो आप गाते ज़बरदस्त हैं, दूसरा आप गाना यूं बना देते हैं, और ये बहुत रेयर टैलेंट है कि मतलब आप, अच्छा जैसे कई दर्शकों को मैं बताऊं, ये गाना मैं जब इनके मिलता हूं तो कह देता हूं कि सुना दीजिए। और कई बार जैसे हम कुछ पॉलिटिकल इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप उसमें पॉलिटिक्स घुसा देते हैं, कुछ और कर रहे हैं आप उसमें बना, और तुरंत 2-2 सेकंड में लाइन बनाते हैं। तो ये अपने आप में ईश्वर का आशीर्वाद। एक्चुअली मैं राइटर भी हूँ ना, लेकिन 2 सेकंड में लिखना मनोज भाई, हाँ, क्या ये बात से, ये तो सब भगवती कृपा है। अरे ये बताइए, इसके लिए कितना पैसा लिए थे आप? किसके लिए? ये जियो बिहार के लाला की? नहीं, लिया ही नहीं मैंने, ले लिया ही नहीं। 5 लाख रुपया दे रहे थे अनुराग कश्यप, मैंने वापस कर दिया। क्यों? मैंने कहा कि तुम गाना गवाते रहना मुझसे। ये गजब की बात है। आज ना कुछ चीज दूर तक सोचना पड़ता है। जिया हो बिहार के लाला से मैं कम 20 करोड़ रुपया कमाया।
मैं क्या करता 5 लाख रुपए लेके? और आज भी आज वैसे ही चल रहा है, ऐसा कोई मैं पहला नहीं हूं। समझदार सिंगर बोलेगा भैया अच्छा गाना मिल जाए, कैरियर बढ़ा देता है सर। स्मार्ट। आपको अच्छा आपने हमारे प्रधानमंत्री जी को रुला दिया। अरे आपका इंटरव्यू देखा हमने, तो मोमेंट जो आप ला सकते हैं, और वही आदमी हमसे बतिया रहा है, तो आप दुनिया के देखने का तो नजरिया बदलता है ना सर। तो हमको गाना मिल जाए अच्छा। अब आप सोचिए, हिंद का सितारा मुझे अनदर 20 करोड़ रुपया देगा। अभी मैं 3 प्रोग्राम कर चुका हूं चुनाव के बाद, और आई एम गेटिंग गुड हैंडसम रेम्युनरेशन। अब इतना हो गया कि बताने वाला नहीं, अब बताए कि नहीं बताना। अब तो क्या, अब तो बिना चेक के कोई देता भी नहीं। हाँ, तुम लोग गाना गाने के लिए 15 लाख रुपया लोग देने लगे हैं। अब आप सोचो, अगर मैं 4 दिन भी गाना गाऊं महीने में 60 लाख, तो हमको क्या जरूरत है किसी कि पुल में कमीशन मिला कि नहीं, जरूरत नहीं। देखो बात सही है, बात बहुत सही बोले आप। और ये 10 साल में ना अरविंद केजरीवाल जैसे लोग इतने, पता नहीं नींव के अंदर की ईंट गिन लें, एक आरोप नहीं लगा कि मनोज तिवारी ने 14,600 करोड़ के काम में कहीं भी किसी से कुछ कमीशन लिया हो। कोई बोला भी नहीं। ये इस पे कभी ध्यान नहीं जाता है, मगर जाने की बात है। हाँ, मनोज तिवारी ने ये गाना गाया था, मनोज तिवारी ने ये इसी में घुसे पड़े हैं। सब हमारी इंडस्ट्री के सब हमारे साथियों को, बच्चों को लाते हैं, ऐसे अटैक करो वैसे अटैक करो, ठीक है, थोड़ा सा बहक जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि आप जिसको ये कह रहे हो कि ये रिंकिया के पापा और मजाक बना रहे हो, वो ऑडियंस तो उसी पे उनकी फैन है। हाँ? तो वो कैसे नाराज हो जाएगी? यहाँ तो स्ट्रेटजी ही गड़बड़ है। स्ट्रेटजी गड़बड़ है। उसके बाद भी मिला कुछ नहीं तो करेंगे क्या? तो इसलिए मैं इसको मानता हूं कि ईश्वर, मैं आखिरी सांस तक गाना चाहता हूं सुशांत भाई, भगवान मेरा स्वर बनाए रखे। और रोज लिखता हूं कुछ नया, ऐसा चीज लिखता हूं। अभी एक नया गाऊंगा, 2 लाइन एक गाना बना रहा हूं आपके इस शो में। हाँ, कई दिनों से सोया नहीं हूँ, माँ से मिलने गया नहीं हूँ, गाँव गए भी हुए महीनों, खुद से खुद को मिला नहीं हूँ। ये तो सब चलते रहता है, चिंता की कहाँ कोई बात है, बाकी तो सब ठीक ठाक है, बाकी तो सब। 10 दिन बाद अब इस गाने को मार्केट में सुनेंगे, बाकी तो सब ठीक ठाक। सबकी प्रॉब्लम है। आपके पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं, कैमरामैन के पास समय नहीं है, सब बिजी है। कई दिनों से सोया नहीं हूं, माँ से मिलने गया नहीं, गांव गए भी हुए महीनों, खुद से खुद को मिला नहीं। जरा पूछिए ना कि अपने से मिले हो क्या कुछ दिनों से? अपने बच्चों से मिले हो क्या ठीक से? अपने माता पिता, पत्नी, रिश्तेदार, जो लोग कभी जो चर्चा करते रहे हमारा घर के लिए का बहुत फेमस बा, कभी बात किए क्या? टाइम ही नहीं है। फिर भी बाकी तो सब ठीक ठाक है। तो हमारा ना ये क्रिएशन चालू रहता है। तभी देखिए मैंने कहा कि हमारे शो का नाम टॉप एंगल है। अब आप बहुत जीवन गजब को का इतना नाम। टॉप एंगल से दिखा रहे हैं, कई लोगों की ये गाने की लाइनें सुन के आंखें खुलेंगी कि जरा घर परिवार को समय दिया जाए। पहले जो लोग शहर चले जाते थे ना, पर्व त्योहार में गांव जाते थे, तो गांव के सारे लोग इसलिए आते थे कि अच्छा फलाने आएंगे, अच्छा होली में आएंगे, दशहरा में आएंगे, दिवाली में आएंगे, छठ में आए, छठ में आएंगे। कभी नहीं आएंगे तो छठ में जरूर आएंगे। अब पता चले कि छठ में भी नहीं आ रहे। तो वो खाली आते नहीं थे, वो जाके उस संस्कृति में फिर से सन जाते थे, फिर उसको ओढ़े हुए फिर कहीं रहते थे। उसको जारी रखना चाहिए। रिश्ता तो देखिए निभाने से निभता है, छोड़ दीजिएगा तो सब खो जाता है। एक चीज और बताइए मनोज भाई,
ये आपको अब एक तो आप रवि किशन वाला किस्सा बताई कि क्या से क्या हो गई बात, लेकिन आपका और रवि किशन का जब वो फिल्मों वाला टसल था क्या? एक कोई मैं किस्सा सुन रहा था कि आप रवि किशन को नहीं मारेंगे या वो आपको नहीं मार सकते, तो बीच में निरहुआ की एंट्री हुई, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं नहीं, रवि एक्चुअली, रवि अब तो मेरा बहुत प्यारा भाई है। कल हम लोग नीम करौली में साथ में गए थे, साथ गए थे दर्शन करने। अच्छा। लेकिन हम लोग की सिनेमा की बहुत सारी कहानियां हैं। कई कई बार तो कुछ कहानियां तो अभी आई नहीं सामने। जैसे उसको क्या है ना कि रवि पहले से एक्टर है, और रवि कभी भी भोजपुरी के सुपरस्टार नहीं रहे। हमेशा कोई ना कोई उनके ऊपर आ जाता है। जब वो शुरू किए थे तो मनोज तिवारी आ गया, मनोज तिवारी हटा तब तक दिनेश लाल यादव आ गया, फिर हुआ था तो पवन सिंह आ गया, फिर तब तक खेसारी लाल यादव आ गया। तो रवि वो जो मान लीजिए हम लोग शुरू में गए, जब हम लोग फिल्म करने गए तो हमने मांगना शुरू किया, मिलना शुरू हो गया 30 लाख रुपए, फिर मांगना शुरू किया 50 लाख। हम लोग मतलब समझिए हम 1.25 करोड़ की फिल्म में 80 लाख रुपया हीरो ले रहा है। अरे ऐसा ऐसा फिल्म हुआ। भाई को 25,000 से 1 लाख मांगने में लोग परेशानी करते। तो मैं बोलता था रवि को, भैया अब हम ही तुम हैं, तुम पहले से हो, हम आए हैं, तो हम 30 लाख में, तुम भी कम से कम 15 लाख तो मांगो। अरे ना हो, प्रोड्यूसर वह भाग जाए। तो रवि भाई का अच्छा ये है कि ही इज गुड एक्टर, नो डाउट ही इज गुड एक्टर, लेकिन किस्मत होती है सुपरस्टार बनने की। वो स्टार्टअप उसके सामने दूसरों को मिलता गया। आजकल वो वेब सीरीज में अच्छा कर रहा है। आजकल सुपरस्टार वेब सीरीज का रवि बन गया है। हाँ अभी हाँ, लेकिन जब हम लोग काम करते थे ना तो बहुत उलट स्थिति थी। तो मान लीजिए हम फिल्म कर रहे हैं 50 लाख में, तो रवि भाई कर रहा है 10 लाख में, तो पता तो सबको रहता ही था। लेकिन रवि कभी भी ना हिम्मत नहीं हारता, वो अपनी हेकड़ी में वो बने रहेगा, और वही उसकी पहचान बन गई। अगर हम और रवि साथ में बैठे हैं ना तो आप पूछेंगे कि कौन सुपरस्टार है, तो कहेगा हम हैं। और हमसे पूछ दो उसके सामने, हम के भैया यही है, सॉरी, हम के भैया यही है, हमसे वो कहाएगा ही नहीं। तो रवि का कुछ बात जो है ना, तो वो तो बेसिकली वो कांग्रेस में होते थे। एक दिन मैं उनको कांग्रेस से बीजेपी में लाया, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य रहा है सुशांत भाई, कि सभी भोजपुरी एक्टर या कोई भी कलाकार हो वो मोदी जी को सपोर्ट करे। एक वो हरियाणवी आर्टिस्ट है ना सपना चौधरी, वो तो ज्वाइन कर ली, प्रियंका जी के साथ फोटो रिलीज हो गए, सारे जा गया, सब कुछ मीटिंग हो गया। मैंने कहा अरे ऐसा कैसे होगा, एक दिन के अंदर वापस भाजपा में। आपने फोन किया उनको? फोन किया। रिस्पेक्ट तो देखिए, इस देश का हर आर्टिस्ट मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है। मेरा किसी से कोई पंगा रहा नहीं। मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन कहिए, पार्टी लाइन नहीं, ये जो अलग अलग इंडस्ट्री, रीजनल हाँ, इंडस्ट्री, अक्रॉस द रीजनल इंडस्ट्री। मान लीजिए हम काम कर रहे हैं भोजपुरी में, कोई तेलुगु स्टार है तो वो भी मिलेगा, तो मैं उसको इतना ठीक से मिलूंगा कि उसको लगेगा यार ये अच्छा है यार, क्योंकि चर्चा तो उनके पास भी है। सबसे ज्यादा भोजपुरी फिल्म बनती है इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा फिल्म और किसी की नहीं बनती, भोजपुरी फिल्म बनती है। सबसे ज्यादा रोजगार भोजपुरी फिल्म दे रही है आज भी। ये बात अलग है कि थोड़ा सा भोजपुरी को उलट पुलट कर देते हैं सब, उसमें कुछ लोग दोषी हैं, बहुत दूर तक नहीं देखते। तो उसके कारण मैं जहां जहां जिससे मिला तो थोड़ा सा, हम और चिरंजीवी जी हम लोग मिले मलेशिया में,
वहाँ साइमा अवार्ड हो रहा था, साउथ इंडियन मूवीज अवार्ड, साइमा। मुझे भी बुलाया गया, तो सब लोग बैठे थे, मुझे स्टेज पे बुलाया गया। अब वहाँ तो सब लोग तेलुगु बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, कन्नड़ बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं। मैं हिंदी में गाना गाया। तो हिंदी में गाया तो मैंने वो गाना गाया था, ये भारत देश है मेरा। अभी वीडियो पड़ा हुआ है, काफ़ी लोगों ने देखा, मिलियंस में है। फिर अंत लाइन में सब खड़े हो गए, एंड एवरीबडी वाज सिंगिंग। चिरंजीवी थे, आज चिरंजीवी जी हमारी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीज तो डालना पड़ता है, और मेरा विश्वास है ना, पत्थर पे भी बीज डाल दीजिए, आज नहीं तो कल जमेगा। ये बात हुई। अच्छा, आप रवि भाई का कह रहे थे कि आप कांग्रेस से खींच के लाए। ले आए उनको भी। हाँ, लेकिन आप बीजेपी में कैसे आए? आपका सपा वाला अनुभव कैसा था? अखिलेश जी से मिले उले क्या हुआ? बेसिकली मैं सपा में कभी था नहीं, मैं केवल चुनाव लड़ा था। मैं तो एबीवीपी का सदस्य रहा हूं ना, 89 से 89-90 से। तो उधर कैसे चुनाव लड़ लिए? अमर सिंह जी के कारण। वो हम और अमिताभ बच्चन जी फिल्म कर रहे थे, और अमर सिंह जी उस समय मिले हमसे। तो अमर सिंह जी संसार में नहीं है, बड़ा दोस्तों के दोस्त होते थे। हाँ, वो भी एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। तो उन्होंने मुझे वही अमिताभ बच्चन, हम फिल्म कर रहे थे गंगा, सेट पे मिले और बोले तुमको चुनाव लड़ना है। भाग, हमें क्या चुनाव लड़ेंगे भैया, नहीं तुमको लड़ना है। अब मैं क्या बोलूं, कितना बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। एक दिन, अब देखो हम लोग गांव के लोग, एक दिन बैठे थे हम, अमिताभ बच्चन जी, अमर सिंह और अनिल अंबानी, वो भी उन लोगों के दोस्त होते थे, अमर सिंह जी के। और वही कह रहे हैं कि मुझे लड़ना है तुमको। अभी अनिल अंबानी या अमर सिंह? अमर सिंह, हाँ। और दोनों लोग बैठे हुए हैं, तो दोनों ना थोड़ी कर रहे हैं। हम्म। अब हमारी क्या औकात है भाई, इतने बड़े बड़े लोग, तो क्या हम उतना दूर तक सोचते नहीं थे। हमें लगा गांव के आदमी को, यार तो इतना बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, चलो लड़ जाते। थोड़ा ना नुकुर के बाद, लेकिन कहाँ लड़ना है ये नहीं बताए। अच्छा। हाँ, तो कल सवेरे आ जाना, चलना है लखनऊ। कैसे चलने भैया? नहीं नहीं, चार्टर खड़ी रहेगी। अब हम सोचे पहली बार चार्टर में बैठेंगे यार, सोचो शीशा देखें, तिवारी तुम ही हो ना। अब फिर अपना, तो ये सब चक्कर था। देखिए कोई हमको पता नहीं, हम तो बड़ा भोले भाले सब बोल देते हैं यार। तो फिर लोग अपना एक समय इस सब का अट्रैक्शन होता है। आज हमको इसका अट्रैक्शन नहीं है। मैं चार्टर्ड से भी जाता हूँ, पार्टी भेजती है, हेलीकॉप्टर से भी जाता हूँ, और 7-7 घंटा बाय रोड भी जाता हूँ प्रचार करने। अभी मुझे एज अलग था, अब ये हमारे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। अब समय से पहुंच जाए ये प्रायोरिटी, पहुंचना जरूरी है। मैं निशिकांत दुबे जी के लिए गोड्डा 7 घंटे चल के पैदल, मतलब बाय रोड गया। तो उसमें गए, मुलायम सिंह से मिले, बाद में पता चला कि योगी जी के खिलाफ लड़ना है। अब पहुंच गए थे, भागने का भी रास्ता नहीं था, क्योंकि मेंटली आई वॉज नॉट रेडी कि मैं योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूं, क्योंकि मैं एबीवीपी वाला था। योगी जी को नहीं हराना है, ऐसा मेरे दिमाग में चलता था। बोले ना ना, वही लड़ना है। अरे ये तो हारना है फिर तो। मन में योगी जी की ऐसी, उस समय भी गोरखपुर में 2009 की बात कर रहा हूं। अब क्या समझ में नहीं आया सब। हालांकि आज आपको बताऊं, मैं चुनाव में भाग भी गया था। मैं 6 दिन गायब था, फिर मुझे पकड़ा गया। अरे ऐसा थोड़ी करते हैं, हवा भरा गया। मेरे जिलाध्यक्ष होते थे जगदीश यादव जी, अगर वो पता नहीं इंटरव्यू सुनेंगे हम लोग का, मूछ रखते थे, सपा के जिलाध्यक्ष थे गोरखपुर के। वो पहले ही दिन बोले, बाबा यहाँ का करे आगे लतू। हम कहे अरे अध्यक्ष जी, अब भाई कूद गए तो कूद गए। बोले क्या बात कर रहे हैं आप? बोला देखो बाबा, हम लोग यहाँ तो वोटवा तो हम लोग
जोगिए जी के देवल जय कहें कि हम सपा कह रहे आप वाले। जिला अध्यक्ष हैं यार सपा के। तो उसके बाद ही ना रोज दही लेके आते थे हमारे लिए, बहुत अच्छे आदमी है वो। तो मैं भागी गया, मैंने कहा कहाँ फंस गए। फिर अमर भैया हमको ढूंढवा के ले आए। बट वो पूरा जो सपा से मेरा था ना, वो 3 महीना, चुनाव आया, मैं खड़ा हुआ, मुझे सपा की वो 5 रुपए की जो भी 2-4-10 रुपए की होती है ना, वो हमने ज्वाइन किया। और चुनाव खत्म होते हुए अमर सिंह जी का झगड़ा हो गया सपा से। तो मैं वापस, मेरे लिए तो बिलारी के भागे से शिकार टूट गई। तो इतना ही था, 3 महीने का पूरा अफेयर था। 3 महीने का अफेयर था। हाँ, चुनाव लड़ने का। हाँ, उसके बाद आपने बीजेपी से शादी कर ली। हाँ, मुलायम सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई। और अखिलेश जी मुलायम से नहीं मिले थे? अखिलेश जी से मिले थे, 1-2 जगह हम लोग प्रचार करने गए थे साथ में। चुनाव में तो अपने चुनाव के बाद भी जाना पड़ा। मगर अखिलेश जी बहुत यंग चंचल से, और मुलायम सिंह जी का ऑरा अलग था। वो ना, वो रिस्पेक्ट करते थे, वो बहुत गंभीर। उनके साथ जितनी मेरी यादें जुड़ी है ना, मैं मुलायम सिंह जी को जब भी फोटो भी देखूंगा तो मैं प्रणाम ही करूंगा। बड़ा बड़ा प्रेम दिए सुशांत भाई मुलायम सिंह जी ने, और वो रिश्तों को निभाना भी जानते थे। बट अखिलेश जी का वो व्यवहार में वैसा कुछ जो उनके पिताजी का था, जरूरी नहीं है कि सब आ जाए, तो मेरा उनसे बहुत ज़्यादा टच नहीं रहा। आपको तो आदमी लग रहा है सुनते जाए तो ये पॉडकास्ट चलता चला जाएगा। नहीं, असल में सबसे बड़ी बात क्या है ना, कितने जीवन में इतनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं सही बात। कि अब देखिए, मैं अगर मुलायम सिंह जी के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक युग की बात है, अब ही इज़ नो मोर। और अखिलेश जी आज ही हैं। मैं कोई बहुत ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने कभी इंसल्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो तो बहुत यंग थे ना। हम जब 2009 में कितने साल के रहे होंगे, तब तो लेकिन वो 1-2 बात बताते थे हमको उस समय कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ते थे तो आपका गाना सुनते थे। हाँ, अखिलेश जी बोलते थे। जब मिलते थे तो ठीक से मिलते थे, मगर ये होता ना कि अब उनका क्या है, उनका झगड़ा हो गया अमर सिंह जी से। अमर सिंह जी का जो झगड़ा, तो अलगाव हुआ सपा से, तो ड्यू टू अखिलेश जी। आपको बताया था अमर सिंह जी ने वजह क्या थी? बहुत कुछ बताते थे, अब इसको छोड़ दिया जाए, कभी किताब लिखा जाएगा। अच्छा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। मैं अब क्या, अखिलेश जी और उनके चाचा जी राम गोपाल यादव जी थोड़ा करीब होते थे, तो हमारे लिए तो सब ठीक रहते थे। लेकिन अब अमर सिंह जी का अलग थॉट था, वो जो चाहते थे पार्टी में जहाँ जाना, वो शायद इन दोनों लोगों को नहीं एक्सेप्ट था। ये झगड़े का कारण था। मुलायम सिंह जी उनके लिए कुछ भी करना चाहते। हाँ, वो तो दिखता भी था। इतने ही कारण था, और कोई विशेष नहीं। मनोज भाई, आखिर में एक जल्दी से आपसे एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। छोटे छोटे सवाल, आपके छोटे छोटे जवाब। इनमें आप बेहतर किसको मानते हैं, पवन कुमार या खेसारी लाल? ऐसे क्यों फंसा रहे हो यार? खेसारी ज्यादा समझदार है। समझदार। समझदार दोनों हैं, हाँ। मगर खेसारी ज्यादा समझदार है। अब आपके अंदर का नेता जागा। नहीं, अब आप ऐसा सवाल ही कर रहे हैं कि मुझे फंसना है। बट क्या है, दोनों हमारी इंडस्ट्री में ये दोनों कभी भी हमारे लिए, हमारे सामने बैठते हैं तो छोटे भाई रहते हैं, इसलिए मुझे उसको निभाना पड़ता है। मैं बहुत परेशानी से गुजरा हूँ इस चुनाव में। पवन की लड़ाई लड़ने के बाद मैंने उसको समझाने की भी कोशिश की, तो इसलिए क्या कहें, फिर भी हमें अपनी इंडस्ट्री को एकजुट रखना है। निरहुआ या रवि किशन? देखो, निरहुआ अलग क्वालिटी का व्यक्ति है, उसमें ठहराव है।
वो उसको थोड़ा ज़्यादा नंबर दूंगा, लेकिन सेम टाइम रवि किशन ने भी तो एकदम एकदम ग्राउंड से दूध बेचता था, कितना संघर्ष करके खड़ा हुआ है, मगर वो कभी कभी जो बोलता है उसको याद नहीं रहता है बोल के निकल जाता है। दिनेश का एक बहुत अच्छा आदत है कि वो जो कमिटमेंट कर दिया ना वो खड़ा है, ऐसा। लेकिन दोनों बहुत अच्छे हैं। चलिए, मैं ज्यादा अब नहीं पता नहीं काट दोगे या बहुत फंसाओगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, मुझे बोल देना चाहिए। नो कमेंट। इन दोनों में बेहतर पार्टी कौन है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अब तो दोनों एक ही है। नहीं, दिल्ली में एक है, पंजाब में एक नहीं है, और अब तो कह रहे हैं मेरा ब्रेकअप भी हो गया है। अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ भैया इसमें खुद आप मुझे एक काट दो आप यहीं खड़ा करा के। ये दोनों ही दिल्ली के गुनाहगार हैं, दोनों ही दिल्ली के गुनाहगार हैं। कांग्रेस से ज्यादा गुनाहगार आम आदमी पार्टी है इन टर्म्स ऑफ दिल्ली। आपके इन दोनों पार्टी में दोस्त हैं? बहुत लोग हैं। जैसे? नहीं, दुश्मनी तो किसी से नहीं है। फिर भी जिससे मान लीजिए कि मतलब ऐसा है कि फोन लगा के बात कर लें, ऐसा टाइप, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में आपकी दोस्ती के चक्कर में उनके दुश्मन तो अब खड़े पता नहीं, हम आज बोल देंगे कि हम बतिया सकते हैं तो कल आप कुछ और न न्यूज चला दें। लेकिन मनीष सिसोदिया थे तो उनसे मेरी बातचीत हो जाती थी, पर जब से वो फंसे तो फिर मैंने बात नहीं करी। संजय सिंह से बात हो जाती है, बातचीत करने में क्या दिक्कत है। मैं बल्कि कह भी देता हूँ, इतना बुरा मत बोला करो आप लोग, इतना बोलो कि कभी सामने बैठे तो नजर न चुके। ये लोग थोड़ा सा बोल बहुत ज्यादा देते हैं। राघव चड्ढा से भी मैं बात हो जाती है, फोन मिला के बात कर लेते हैं। हाँ, बीच में ऐसे खबरें चल गई आप लोग राघव चड्ढा को बीजेपी में ला रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ना। अब देखिए, आपने पूछा हम किससे बात कर लेते हैं, तो राहुल गांधी से मिलके, मतलब वो ना, जैसे प्रियंका गांधी से कभी मुलाकात हुई तो मुलाकात होने से थोड़ा अच्छा सामने से वो क्या बॉडी लैंग्वेज ठीक दिखा। बस राहुल जी को चेंज करना चाहिए अपना बॉडी लैंग्वेज। गलियारों में तो भेंट होती रहती है ना, बट राहुल जी का गलियारों में जो बॉडी लैंग्वेज या बातचीत करने का लहजा है वो जोड़ने वाला नहीं है। कैसे बात करते हैं? बहुत इरिटेटिंग। जैसे मान लीजिए आप सामने आ गए, मैंने कहा नमस्कार, व्हाट इज दिस। यातना में तो आप रुक सकते हैं ना। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनको जब भी गलियारे में नमस्ते किया हूं रुक गए। तिवारी जी, हाँ, तो ये एक बड़प्पन है ना भाई। आप भाजपा के किसी नेता को गलियारे में नमस्ते कर दीजिए, पक्का रुकेंगे। अरे ये लोग अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की बधाई नहीं दी, आप कह रहे हैं कि आपको गलियारे में जो है वो बधाई दें। और वो हाँ, ये बात सही है। देखिए, मोदी जी के प्रति तो ये लोग बहुत नफरत में है ना वहां पे, और वो नफरत मैं बताऊं आपको केवल राहुल गांधी जी का दिया हुआ है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी इज द सुप्रीम लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। उनकी माताजी हो सकती हैं, बट माताजी तो अपने राहुल के लिए, अपने पुत्र के लिए बिल्कुल, वो अगर मैं बोलूं कि वो धृतराष्ट्र की तरह हैं तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वो ही मोदी जी को कुछ भी बोल देना, मोदी जी को जीत को स्वीकार नहीं करना, मोदी जी के अच्छे कार्यों को कभी तारीफ नहीं करना। भाई, इस देश में 13 करोड़ घरों में पहली बार शौचालय बना हो,
लगभग इतने ही को नल से जल गया हो, लगभग 12 करोड़ को घर घर गैस कनेक्शन हुआ हो, लगभग 52 करोड़ लोगों को पहली बार बैंक से जोड़ा गया हो, कौन राजनीतिक होगा जो इसको एक्सेप्ट करे? नहीं नहीं, ये तो ठीक किया। तब आप बड़े होते। तो नरेंद्र मोदी जी को ये लोग, राहुल गांधी के एंगल से मैं जो फील किया हूं, जो मैं बोला ना कभी नमस्ते भी हमने किया, तो ही डिडंट एक्सेप्ट। तो इसका ये कि वो हम लोगों को ना, वो भाजपा के लोगों को वो शत्रु समझते हैं। दुकान मोहब्बत की खोलें। हाँ, देखिए। खैर देखिए मनोज भाई, ये सब तो लगा रहेगा, लेकिन न चाहते हुए भी ये पॉडकास्ट खत्म करना पड़ेगा। आपको सुन सुन के तो इतना मज़ा आ रहा था कि अभी लग रहा था कि और आपके जीवन के कुछ किस्से सुन लूँ, इतना सीखने को मिला। पर मैं ये पॉडकास्ट इसी बात पे ख़त्म करूँगा कि आपकी ये ऑनेस्टी बनी रहे, जो आपकी बातों में दिखती है। आप जो निश्चल भाव से बातें बोल जाते हैं, कई बार आपके खिलाफ चली जाएंगी, लेकिन आप फिल्टर नहीं लगाते हैं, ये आपकी खासियत है। कई बार लोग ना, जिससे हम आप बात करें ये चली जाएगी, तो लोग कहीं का कट करके कहीं लगा देंगे। तो बल्कि ये भी हम लोगों को बोलना चाहिए, भैया जिसको सुनना है पूरा इंटरव्यू सुने, पार्ट पार्ट में न सुने। देखिए वो पार्ट तो बनेगा, लोग रील और शॉर्ट्स डालेंगे ही डालेंगे, वो पूरा इंटरव्यू तो उसमें आएगा नहीं। पर ठीक है, चलिए, उनका अपना जीवन चलेगा उससे, और थोड़ा इंटरटेनमेंट लोगों का हो जाएगा, यही है और क्या है। और फिर देखिए, मुझे लगता है ना कि इतनी सफाई से आपको बात करनी चाहिए। छुपा कर आप छुपा भी नहीं सकते। आज नहीं तो कल आपकी समीक्षा होगी, और एक दिन तो ये शरीर का समापन है ना। हमारे यहाँ एक हरे उड़ जाई रे हंस अकेला है, ये जग 2 दिन का मेला है भैया, जग 2 दिन का मेला है भैया। तो फिर तो कुछ चीजें तो आपको बात करनी। और नरेंद्र मोदी जैसा, नरेंद्र मोदी जी के बारे में दुनिया कुछ कह ले, मैं जो देखा हूं वो एक संत है। वो इस देश के लिए जी रहे हैं। हमारे इस देश का सौभाग्य है। तो ऐसे व्यक्ति को विपक्ष के लोग भी स्वीकार किए ही हैं, लेकिन तब स्वीकार करते हैं या स्वीकार करने के बाद पार्टी से हटा दिए जाते हैं। मगर हम भी, मैं समझता हूं अगर कुछ बातें विपक्ष के लोगों में भी होगी तो मैं उसको कभी ना कभी बोलूंगा। नहीं, और वो तो आप खैर बोलते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शकों को आपको कुछ कहना है आखिर में तो जरूर कह दीजिए। नहीं, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि सुशांत जी, आप लोगों को आपसे बड़ी अपेक्षा है। कई जगह क्लियरिटी कम होने लगती है तो आपका शो देखा जाता है। आप ये क्लियरिटी देते रहिए। और हम लोग एक सफ़र पे हैं। आप लोगों को जब भी कुछ डाउट लगे तो आधा सत्य मत देखिएगा। हम लोग जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। नमस्कार।